ठीक है, अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे विलियन। और मैंने आपको इसमें राउट के नियम बता दिया था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है, उससे आगे चलते हैं, नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे तो फिर सिलेबस नहीं चलेगा। कौन सा वाला रहा? कल वाला? उसके मैंने मोल तो बता दिए थे। मैंने बोल दिया था कि टोटल मोल आएंगे तो 0.68 आए थे। 0.68 आए थे टोटल मोल। अरे पहले वाले के 0.21 आए थे, दूसरे वाले के 0.46 आए थे, तो 47, तो दोनों को मिला के टोटल मोल कितने हुए थे? 0.68, है ना। अब उससे हम मोल प्रभाव निकाल लेंगे। 0.21/0.268 वो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना रह गया था ना, यही तो मैंने बताया था कि इतना इससे आगे कंटिन्यू कर लेना। अब देखिए, अब आता है अगला टॉपिक है आदर्श विलियन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलियन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कि विलियन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श और अनादर्श। नोट करिए। अब देखिए आदर्श विलियन क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे पहला हेडिंग डालेंगे आदर्श विलियन। आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलियन जो राउट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे विलियन जो राउट के नियम का पालन करते हैं वो कौन से होते हैं? आदर्श, और जो राउट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श। ठीक है, अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी पहले इसको लिख लीजिए कि आदर्श विलियन क्या होता है। ठीक है, अब कोई भी विलियन जो है आदर्श कब बनेगा, तो उसके लिए हमारे कुछ उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी हैं, उनके कुछ कारक हैं। ठीक है, हम कैसे बताएंगे कि ये विलियन आदर्श है? तो अगला आप हेडिंग डालेंगे, ये तो हटा दो। आदर्श विलियन के कारक। पहला, ऐसे विलियन
इनमें ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। ठीक है, यानी एंथैल्पी जो डेल एच ऑफ मिक्सचर है वो क्या आएगा, जीरो। डेल एच एंथैल्पी चेंज जो है, डेल एच का मतलब जानते हो, एंथैल्पी एंथैल्पी। ठीक है, अब आप पहले नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। पहला कारक ये है, देखिए कभी भी हम जब दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊर्जा उत्सर्जित होगी है। वो बात अलग है कि हमें पता ना चलता है। ठीक है, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में हमने पानी ले लिया, आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। लैब में आप अगर जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाइए, तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स रखे होंगे, छोटी छोटी सी गोलियाँ रखी होती हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एक गोली डाल दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब को छूटे तो वो हल्की सी गर्म हो जाएगी, मगर हमें ओवरऑल पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जब तक गर्म नहीं महसूस करते जब तक हमारी बॉडी की टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे विलयन, या आप देख सकते, बहुत कॉमन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, जब उसे पानी में आप डालते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं, और थोड़ी देर बाद जो जिस बर्तन में होता है उसकी जो सतह है वो गर्म हो जाती है। हमने करा क्या, विलयन ही तो बनाया है। तो हमने देखा कि जब कभी भी हम विलयन बना रहे हैं तो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो दोनों चीज़ें मिक्स हुई तो उसमें से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है बाहर। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे विलयन ना तो जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है ना अवशोषित हो रही है, तो डेल एच यानी एंथैल्पी ऑफ जो मिक्सचर है वो क्या होगी, बराबर जीरो। पहली कंडीशन ये है, यानी पहला कारक ये है कि किसी भी विलयन को अगर हमें आदर्श विलयन बनाना है। दूसरा कारक है विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। जैसे डेल V ऑफ मिक्सचर डेल V ऑफ मिक्सचर, कभी ऐसा होगा कि हम दो चीजें मिलाएं और आयतन ना बढ़े। भैया मान लो मैंने 10 ml पानी लिया और 10 ml मैंने कोई केमिकल ले लिया, उन दोनों को मिला दिया, तो आयतन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और ये क्या कह रहे हैं कि आयतन ना बढ़े, ठीक है, शून्य हो। दूसरा कारक ये है, ये चीज क्लियर हो गई। तीसरा है एंट्रोपी के बारे में जानते हैं? चलो मैं बताऊंगा। एंट्रोपी डेल एस ऑफ मिक्सचर हमेशा तीनों से बड़ा। एंट्रोपी बारे में भी सुना? चलो मैं बताऊँ, थोड़ा सा 11th का ऊष्मा गति की चैप्टर में था ये, और एंट्रोपी बहुत अच्छी चीज़ है, पहले उसको समझा देते हैं तब आप ये समझ पाएंगे। देखो एंट्रोपी क्या है,
फंक्शन है, थर्मोडाइनमिक फंक्शन है, जो हमें किसी भी सिस्टम, जैसे सिस्टम क्या है, मैं तुम्हें सिस्टम समझाऊँ कल, थोड़ा सा 11th का बताना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। देखो सिस्टम, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। एक सिस्टम और एक सिस्टम वो है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और सराउंडिंग उसके बाद सब कुछ। जैसे मैं किस पे काम कर रहा हूँ, बोर्ड पे, मेरे लिए सिस्टम, और आप सब क्या हो, ठीक है, आप कॉपी पे काम कर रही हो, कॉपी पे लिख रही हो, तो ये कॉपी क्या है आपके लिए, और बाकी सब क्या है। मान लो आप स्कूटर चला रहे हो, तो आप स्कूटर चला रहे हो तो स्कूटर आपके लिए क्या है, और बाकी सब सराउंडिंग। ये बात समझ में आ गई। या आप किचन में खाना बना रहे हो, जिस बर्तन में आप सब्जी चला रहे हो वो सिस्टम है, वो आपके लिए, और बाकी सब पूरा घर या पूरी दुनिया आपके लिए क्या है। तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों में खेल होता है, एक सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है, जो आपका 11th में चैप्टर था उसमें गति की। तो उसमें एक टर्म थी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस नहीं, भगदड़, उथल पुथल कितनी है, ठीक है। तो जिस सिस्टम में जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस या भगदड़ होगी उतना उसकी एंट्रोपी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सबसे ज़्यादा भगदड़ किसमें है, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, ऐसे। उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड। अब जैसे मान लो ये मैथ वाले सर पढ़ा के गए, ठीक है, तो आपकी क्लास की एंट्रोपी बढ़ी या घटी, बढ़ गई ना, हाथ पैर चले ना सबके, कोई उठ के आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई जा रहा है। अभी छुट्टी की बेल लग जाए तो आपके स्कूल की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही हमारे नेचर का साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी क्या है कि जितनी ज़्यादा डिस्टर्बनेस होगी, डिसऑर्डरनेस होगी किसी भी सिस्टम के अंदर, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे मान लीजिए एक बर्तन, आपने गिलास में पानी रख दिया, ठीक है, तो पानी रखा हुआ है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत पानी रखा हुआ है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, है? जीरो नहीं होती है कभी भी एंट्रोपी, चेंज जीरो होता है, एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती। अरे आपको सतह ही तो दिख रही है ठहरी हुई, उसके नीचे तो मॉलिक्यूल्स आपस में उधर हम ही तो नहीं दिख रहे हैं, है नहीं है, तो एंट्रोपी जीरो नहीं होती, उसका चेंज जीरो होता है, ठीक है। अब आपने उसमें क्या करा, एक बूंद पानी ऊपर से गिरा दिया, तो उस जो पानी रखा हुआ उसको डिस्टर्ब कर दिया ना, तो डिस्टर्ब कर दिया तो एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ऐसे ही जब दो, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ऐसे ही जब हमने दो चीजें मिक्स करी तो एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए तीसरा कारक ये है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चौथा है, देखिए किसी भी विलयन के दो अवयव होते हैं, विलय और एक विलायक, ठीक है। तो दोनों अवयवों के जो अंतर आणुक आकर्षण बल है वो बिल्कुल एक समान होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक कंडीशन ये है। तो लिखेंगे इसमें ऐसे विलयन जिनमें विलय, विलायक के मध्य आकर्षण बल विलय विलायक के एक समान होते हैं।
ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे जैसे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट डी एक्स डी। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट डी एक्स डी। तो ये चार ऐसे कारक हैं जो किसी भी विलयन को क्या बताते हैं कि वो आदर्श विलयन होगा। हाँ भाई, नोट कर लिया? कर लो जिनसे रह गया, जल्दी फटाफट कर समझाता हूँ एक बार। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्स के नियम का पालन करें, सबसे पहला। दूसरा कि उसमें आयतन में जो परिवर्तन वो शून्य के बराबर होता है, एंथैल्पी शून्य के बराबर होती है। तीसरा एंट्रोपी शून्य से बड़ी होती है। और विलय और विलय के बीच में जो अंतर आकर्षण बल होता है वो एक समान होता है, किसके? विलय और विलय। ठीक है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं कि हम दो चीज़ें मिलाएं, वॉल्यूम ना बढ़े, या दो चीज़ें मिलाएं तो एनर्जी निकले ना? नहीं हो सकता ना। तो रियल में तो कोई नहीं होता, हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से विलयन आदर्श विलयन है और कौन से नहीं है। तो जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे इसके एग्जांपल में लिख रहा हूँ, हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टॉलीन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यानी जिनका राइम से एक जैसी है, जो बोलने में एक जैसे लगे हैं, ऐसे विलयन को हम क्या नाम देते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है। तो या तो देखिए आपसे ये सवाल पूछा जाएगा भाई आदर्श विलयन और उसके कारक बताइए, तो चार आपको लिखने पड़ेंगे और एक दो एग्जांपल्स आप इसमें याद कर लेंगे, तो जो बोलने में एक जैसे लगे, बस इतना याद रखना। ठीक है। अब इसको ग्राफिकली समझाते हैं। ठीक, ग्राफ हो गया? ठीक है। तो आदर्श विलयन क्लियर हो गया सबको? क्या आदर्श विलयन क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि ये वाला विलयन आदर्श है नहीं है, तो हमें उसके कारक पता होने चाहिए कि अगर यही कंडीशन होंगी तब तो ये विलयन कैसा है? आदर्श है। अगर यही कंडीशन नहीं है तो विलयन कैसा है? ठीक। अब ग्राफ इसका मैं बना दे रहा हूँ, ग्राफ देखिए। हमने ग्राफ बनाया है एक्सिस के बीच में
वास्तव बातें क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग हैं? बोल प्रवाज x a बराबर 0 या x a बराबर 1 या x b बराबर 1 या x b बराबर 0। अब बहुत ढंग से बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ये रुक जाओ, मैं चला गलत सलत बना दूँ, क्योंकि इसके बहुत तरीके होते हैं, गलत बना देते हैं बच्चे। ये है पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, इस पे आएगा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, इस पे आएगा पी डी पी ए प्लस पी बी। देखो बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे कर देंगे ऊपर, ये तरीका गलत है। ऐसे है ना, तो अच्छा लाइन तो वैसे बना लीजिए। ठीक है, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ है कि आदर्श विलयन क्या बोलते हैं। तो एक बार में फिर चलो पहले बना लो, मैं एक बार समझा दूँ। अब देखो तुम्हारी क्लास की एंट्रोपी बड़ी नहीं है, नहीं हिल ही रहे हो कोई ना कोई, सीधे नहीं बैठा यार। अच्छा, बर्फ की एंट्रोपी ज्यादा होगी या पानी की? पानी। चलो कर दिया। डेड बॉडी की एंट्रोपी क्या होगी? बताया जीरो नहीं होती है कभी भी, डेड बॉडी की नहीं होगी जीरो। अरे मरी तो गया आदमी, अंदर तो उसकी बॉडी में से जो डिकम्पोजिशन हो रहे होंगे हैं, डेड बॉडी की भी जीरो नहीं होती है। कहीं ना कहीं अंदर काम तो चल रहा होगा। चलो खैर, आदर्श विलयन मैंने टॉपिक आदर्श और अनादर्श से स्टार्ट करा था, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कराया हूँ। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारक है उसके, तो उसमें एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच मिक्सर हो क्या होती है? जीरो। और ऐसा कभी होगा नहीं कि कभी दो चीज़ें हम मिलाएं उसमें। अगर आप घर पे भी बनाएंगे ना, घर पे अगर मान लीजिए इन दिनों गर्मी है, आपसे बोला जाए कि आप शिकंजी बना लीजिए, तो घर पे आप फ्रिज से बर्फ़ निकाल के पानी में डालेंगी, तो पानी और बर्फ़ जब मिलाएंगे तो भी आप देखते हैं कि भाप सी निकलती है। तो भाप क्यों निकल रही है? अगर पानी और बर्फ़ का टेम्परेचर सेम है, सोच के देखो, अगर बर्फ़ और पानी का टेम्परेचर सेम है तो भाप निकलनी नहीं चाहिए। भाप कब निकलेगी? जब टेम्परेचर डिफरेंट होंगे, यानी जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बर्फ़ का टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी होगी तो जो बर्फ़ है वो किस में कन्वर्ट होगा? भाप। इसलिए जब आप पानी और बर्फ़ को मिलाते हैं तो भाप निकलती है। समझ में आया?
तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अब दो चीजें आप मिलाएं और उसमें ऊर्जा ना अवशोषित हो ना उत्सर्जित हो। दूसरा, दो चीजें आप मिलाएंगे तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं कि ऐसा आदर्श विलयन बना सकते हैं, मगर ऐसा कोई एग्जिस्ट होता नहीं है। मगर पहचानेंगे कैसे? तो उनके बोलने के तरीके में जो एक जैसे लगे, जैसे बेंजीन, टोलीन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, इस टाइप से मैंने लिखवाए थे, और ये ग्राफ विधि द्वारा इसका। ठीक, अब अगला हेडिंग डालेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर एक लाइन में मैं पूछूं अनादर्श विलयन किन्हें कहते हैं, तो क्या आंसर होगा? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब राउल्ट का नियम के, और अब मैं सीधे इसके अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो राउल्ट ने ये कहा था कि पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, ये बोला था पी बी बराबर पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी एंड पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। ये बात किसने बोली थी? राउल्ट ने। तो ऐसे विलयन जो इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? ये कंडीशनें बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर ये नोट कर लीजिए।